अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपकी खिदमत में अपने तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आज हम बात करेंगे। जी, तो हम सबसे पहले पिछले लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में कास्ट अकाउंटिंग के रेलेवेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था, जिसमें कास्ट यूनिट, जिसको कास्ट ऑब्जेक्ट भी मैंने बोला था, कास्ट सेंटर था, रेवेन्यू सेंटर था, प्रॉफिट सेंटर था, इन्वेस्टमेंट सेंटर था। इन सारों का मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू आपको देता हूँ। कास्ट सेंटर वो ऐसा सेंटर था जिसमें हमने कहा कि जो मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज ऑफ कास्ट पे मैयर होती है। रेवेन्यू सेंटर वो सेंटर जिसके मैनेजर की परफॉर्मेंस रेवेन्यू जनरेट करने पे मैयर होती है। प्रॉफिट सेंटर ऐसा सेंटर जिसके मैनेजर की परफॉर्मेंस वो प्रॉफिट कितना अर्न करता है इस पे गेज होती है। उसके बाद फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेंटर ऐसा प्रॉफिट सेंटर जिसका मैनेजर एसेट्स की परचेज और सेल का भी, नॉन करंट एसेट्स की परचेज और सेल का भी डिसीजन ले सकता हो। फिर हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी कास्ट की, कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव आपने फारगो किया उसको हमने अपॉर्चुनिटी कास्ट का। रेलिवेंट कास्ट, डायरेक्ट कास्ट रेलिवेंट कास्ट होती है। इररेलिवेंट जो आपके डिसीजन से चेंज ना हो। संक कास्ट जो प्रीवियसली आप लगा चुके हो। प्रोडक्ट कास्ट जो कास्ट, ऐसी कास्ट जो कास्ट ऑब्जेक्ट को चार्ज होती है, कास्ट पर यूनिट को चार्ज होती है। पीरियड कास्ट जो अकाउंटिंग पीरियड में डायरेक्टली एक्सपेंस आउट हो जाते हैं और कास्ट ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं होती। उसके बाद हिस्टोरिकल कास्ट जो आपने एट अ टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इनकर की। स्टैंडर्ड कास्ट जो आपने प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड सेट किया। इम्प्लिसिट कास्ट जो आप जिसको मॉनेटरी वैल्यू में अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट होती है। एक्सप्लिसिट कास्ट जिसको मॉनेटरी वैल्यू में गेज किया जा सकता है, इसको आउट ऑफ पॉकेट कास्ट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल कास्ट जिसको इंक्रीमेंटल कास्ट भी कहते हैं, एक एक्टिविटी लेवल से दूसरे एक्टिविटी लेवल पे जाने के लिए जो एडिशनल कास्ट है। और कास्ट एक्यूमुलेशन के किसी भी कास्ट यूनिट के लिए अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए हम कास्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है जी, आज के सेशन का, आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो डिस्कस करनी है। और कास्ट के डिपार्टमेंट में कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज्यादा यूज है। मतलब ये है कि अगर आप एज ए कास्ट अकाउंटेंट काम कर रहे हैं तो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके लिए ज्यादा यूजेबल है। जी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो डेफिनेशन दी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो फ्रेमवर्क है, आईएसपी के फ्रेमवर्क में जो डेफिनेशन दी थी वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट्स इट्स यूजर्स, जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं उनको किन चीजों के बारे में जानकारी देता है। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और कैश फ्लोज ऑफ एन एंटिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज के बारे में बताता है। जी, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स या कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या काम करता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, जो कि बेस किसके ऊपर कर रहा होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमें बताता है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है और उसकी ओनर्स इक्विटी या जिसको कैपिटल कहते हैं वो कितना है। इस चीज को इक्वल कौन करता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये ही प्रूव करते हैं। इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी इसको बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी बोलते हैं। क्या करते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
अब इन दोनों का डिफरेंस आपने जो चीज रखनी है ये है, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो बिजनेस जब से शुरू हुआ है उस दिन से लेके उस पॉइंट तक, उस डेट तक की ये बात करते हैं, सारे फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इनकम स्टेटमेंट क्या है, गिवन टाइम पीरियड के, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के एक डेट का, एक डेट के ऊपर हमें बताता है। गिवन टाइम पीरियड का मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट, परफॉर्मेंस तब ही जाके गेज होती है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये क्या बताती है कि इसी तरह गिवन टाइम स्पैन के दौरान इक्विटी में जो मूवमेंट्स हुई हैं, मूवमेंट्स इन इक्विटी, उनके बारे में बताता है कि ओनर्स की वेल्थ कितनी बड़ी है या कम हुई है। तो उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसने इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है उनके एक टाइम पीरियड के हवाले से, अगेन ये भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान जो इनफ्लोज या आउटफ्लोज हुए हैं उनके बारे में कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बताया। ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल में तो जाके डिस्कस करेंगे अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेलेवेंट लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स जो एज ए कास्ट अकाउंटेंट हमें यूज करने पड़ते हैं, तो वो एक कंपोनेंट है इनकम स्टेटमेंट का, इस पे हम ज्यादा बात करेंगे आज, और इसके सब कंपोनेंट्स पे। और फिर नोट्स टू द अकाउंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, ये बाकी जो एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी नोट्स टू द अकाउंट्स में बताई जाती है। तो ये ओवरऑल कंपोनेंट्स हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो एक क्विक रीकैप आपके पास आ गया अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट ये अगेन मैं फोकस कर रहा हूँ इस बात पे कि ये टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, वहां पे हम इन डिटेल अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस की कितनी एंटिटीज हैं। बिजनेस 3 तरह के होते हैं। फंक्शंस की बेस के ऊपर अगर हम इसको क्लासिफाई करें, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज किस बेस के ऊपर है, फंक्शंस बेस पे, कि उनकी एक्टिविटी क्या होती है, ये फंक्शंस की बेस के ऊपर है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम क्या है, उसने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, मतलब है कि एक चीज की शक्ल उसने चेंज करनी है, किसी और शक्ल में लेके आना है जिससे कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनेगी। जैसा कि हमने कारपेंटर की एग्जांपल ली थी कि लकड़ी को कन्वर्ट किया टेबल में, तो उसको एक यूजफुल फॉर्म है ना, रॉ लकड़ी से टेबल ज्यादा यूजफुल फॉर्म है। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, अब स्केल उसका जो भी हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो एक चीज की शक्ल दूसरी चीज में लेके आता है, दूसरी शक्ल में लेके आता है जो कि ज्यादा यूजफुल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या करती हैं, वो गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं उनको आगे परचेज करके फिर रीसेल करते हैं। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी, रिटेल और होलसेल, किन 2 कैटेगरीज में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, रिटेल और होलसेल। फिर सर्विसिंग एंटिटीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिजिकली गुड्स नहीं प्रोवाइड करते, कोई ऐसी चीज नहीं होती जो टेंजिबल हो, बल्कि इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को देते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजेस, वो क्या करते हैं, इनटेंजिबल सर्विस दे रहे हैं ना, कोई आप कोई चीज तो उनसे नहीं लेके आ रहे होते, लेकिन अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो वहां से वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको चीज लेके आते हैं। ठीक हो क्या चीज। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्रीज कौन कौन सी, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन सी इन्वेंट्रीज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इन्वेंट्री है क्या, इट इज द कास्ट हेल्ड इन मटेरियल
ये वो कास्ट है जो आपने रखी हुई है अपने पास मटेरियल, सप्लाईज या वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स की फॉर्म में। अब ये तीन तरह की जो इन्वेंट्रीज है, मटेरियल एंड सप्लाईज, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, ये पॉसिबल है अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दैट विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, और इससे आपने अपने फ्यूचर में मुआशी फायदा लेना है, उस उन चीजों को सेल आउट करके दे के आपने इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है या यूज करके अपने इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इन्वेंट्री अगर तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आज हमारी ज्यादा कास्टिंग की रेलिवेंट बात जो होती है वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की होती है, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो मटेरियल और सप्लाईज की इन्वेंट्री हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास। वर्क इन प्रोसेस, हाँ वर्क इन प्रोसेस कौन सी होती है इनको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, और रॉ मटेरियल क्या होता है और फिनिश गुड्स, ये तीन तरह की इन्वेंट्रीज किसके पास होंगी? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास। जो ट्रेडिंग होती है इनके पास परचेज गुड्स की इन्वेंट्री होती है, इन्होंने कोई शक्ल नहीं चेंज करनी होती, चीज कहीं से ली, अपने सप्लायर से ली, वेंडर से ली और आगे अपने कस्टमर को बेच दी, तो उनके पास भी इन्वेंट्री होती है, वो परचेज गुड्स की होती है। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री होती है, क्योंकि उसने ये अपनी यूजेज के लिए करनी है, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वो चीज लेनी है, इसलिए नहीं उन्होंने करने के आगे रीसेल करना है, क्योंकि उन्होंने तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट अपनी बेचनी है। ठीक हो क्या चीज? अच्छा जी, ये इन्वेंट्रीज पड़ी हुई कहां पे होती है? मटेरियल एंड सप्लाईज की इन्वेंट्री कहां पे होगी? स्टोर में। कहां पे पड़ी होगी? इसकी लोकेशन कहां पे होगी फिजिकली? ये कहां पे होगी? स्टोर में। उसके बाद हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है, ये कहां पे पड़ी होगी? वर्कशॉप में, जहां पे काम हो रहा होता है। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कहां पे होगी? गोडाउन में या वेयर हाउस में। अब नॉर्मली क्या होता है कि गोडाउन या वेयर हाउस की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से थोड़ी सी अलग लोकेशन होती है। परचेज गुड्स इन्वेंट्री भी कहां पे होती है? शोरूम या गोडाउन में। और जो वर्क इन प्रोसेस की, ये भी वर्क प्लेस पे या ऑफिस में ये इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है। ठीक हो क्या चीज? इसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। जी, पहली हमारी डेफिनेशन है मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री। जी, ये कौन से है? डायरेक्ट मटेरियल की इन्वेंट्री हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल की इन्वेंट्री हो सकती है, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स की सप्लाईज हो सकती है, शिपिंग सप्लाईज इन्वेंट्री हो सकती है, या ऑफिस सप्लाईज इन्वेंट्री हो सकती है। जिनको आपने एज ए रॉ मटेरियल यूज करना है वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, या कंज्यूमेबल के तौर पे यूज करना है कि आपके अपने बाकी जो फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको यूज करते हो। मिसाल के तौर फैक्ट्री में कोई कंज्यूमेबल यूज हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे ऑयल जो आपकी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए आप यूज करते हैं। शिपिंग सप्लाईज के लिए वो इन्वेंट्री यूज हो सकती है, या ऑफिस सप्लाईज के लिए वो यूज हो सकती है। जी, इसके बाद हमारे पास अगली जो इन्वेंट्री है वो है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये पार्शियल फॉर्म में होती है, ये फाइनल कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनी हुई होती बल्कि पार्शियल फॉर्म में है, अभी उस शक्ल में नहीं है जिसमें आपने अपने कस्टमर को देनी है। ये उस फॉर्म में है जिसपे फर्दर प्रोसेस होना है, सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है। टेबल बनाना है, उसका स्ट्रक्चर तो बना लिया है लेकिन उसके ऊपर शीट अभी अब लगानी है, वो क्या है? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। फिर हमारे पास तीसरी इन्वेंट्री जो है वो है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, अपने फाइनल शेप में आ चुकी है, जिसमें आपने अपने कस्टमर को बेचनी है लेकिन अभी तक सेल आउट नहीं हुई। तो ये तीन तरह की इन्वेंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकती है। जी, अब हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है
जिसको हम कहते हैं, और आज का हमारा एजेंडा जो है डिस्कशन का वो इस स्टेटमेंट के ऊपर है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। अब मैं फर्दर इसको लिंक करूंगा अपने इनकम स्टेटमेंट के साथ। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने अभी बात की कि हमारे पास कितने तरह की इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, 3 तरह की इन्वेंट्रीज हो सकती है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री। तो हम यहाँ से इस स्टेटमेंट से कास्ट डिटरमिन करते हैं कि जो चीजें हमने सेल आउट की हैं उनकी कास्ट क्या है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड से। जी, तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की पड़ी थी। उस ओपनिंग इन्वेंट्री में हमने ऐड किया नेट परचेजेस को। किसको ऐड किया? नेट परचेजेस को। अब इसको हम फर्दर जाके देखेंगे कि नेट परचेजेस क्या होती हैं। मैंने इसको अभी सर्कल कर दिया है कि नेट परचेजेस, इसमें हमने ऐड की नेट परचेजेस। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया, ऐसा रॉ मटेरियल जिसको आप यूज कर सकते हैं। उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल यूज्ड। ये हम मेन कॉलम में लेके आ गए। हमने अपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 कॉलम बना ले, एक ये वाला इनर कॉलम और ये वाला मेन कॉलम है। ठीक हो क्या जी? अब हमने इसके बाद इसमें ऐड कर दिया डायरेक्ट लेबर को और कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो, जो कल मैंने आपको बताया था परसों वाले लेक्चर में कि डायरेक्ट एक्सपेंस जिसमें टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी कि ऐसा एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। तो इन तीनों का जब हमने सम किया तो हमारे पास प्राइम कास्ट आ गई। प्राइम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्राइमरी से वर्ड से ओरिजिनेट हुई जो इंपॉर्टेंट कास्ट है, उसमें हमने अपने एफओएच को ऐड किया तो हमारी टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई। अब इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में या टोटल फैक्ट्री कास्ट में हमने अपना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया तो हमारे पास आ गए कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जिनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है उनकी कास्ट आ गई। उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस किया तो हमारे पास आ गया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो गुड्स आपने एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कर ली अकाउंटिंग टाइम पीरियड में। तो उसके बाद हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो पिछले टाइम पीरियड पे आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसको आपने ऐड किया और तो आपके पास जो फिगर आया दैट इज कॉल्ड कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। अब इसमें से हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आपके पास पड़ी हुई हैं उनको माइनस किया तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ गया। ये तो परफॉर्मा था। अब एग्जामिनर डिफरेंट नेचर के एग्जाम्स में 2-3 वेज में इसको टेस्ट कर सकता है। एक तो सिंपल, वो आपको डायरेक्ट कहेगा जी कि सारा डाटा दिया हुआ है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेट का फिगर बताएं। एक वो आपसे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछ सकता है। एक वो कुछ डाटा दे के यहां से कोई फिगर, लेट्स अज्यूम ये वाला फिगर मिसिंग दे दिया उसने। वो कहता है जी कि एफओएच का फिगर बताएं, प्राइम कास्ट भी दे दी, ऊपर वाले सारे फिगर्स आपको दे दिए, या टोटल प्राइम कास्ट दे दी, या उसने मटेरियल यूज भी दे दिया, डायरेक्ट लेबर भी दे दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे दिए। तो प्राइम कास्ट हमने उससे कैलकुलेट कर ली। उस प्राइम कास्ट में हमने एफओएच को ऐड करना है और एफओएच को जब हमने ऐड करना है तो टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास आनी है। अब ये एफओएच हमें नहीं दिया हुआ, नीचे वाले फिगर्स उसने हमें दे दिए हैं, ये वाले दे दिए हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दे दिया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दे दिया है, ओपनिंग फिनिश गुड्स दे दिए हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दे दिए हैं। ये फिगर्स उसने दिए हुए हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे,
रिवर्सल वर्किंग करेंगे। मिसाल के तौर पे हम ये करेंगे कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से क्लोजिंग फिनिश गुड्स परफॉर्मा में हमने लेस करना है तो इसको ऐड करेंगे, ओपनिंग को हमने ऐड करना है तो लेस करेंगे। ऐसे जाते जाते हम बैक पे चले जाएंगे तो यहां से हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट का फिगर आ जाएगा। अब अगेन टोटल फैक्ट्री कास्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें प्राइम कास्ट और एफओएच को ऐड करना है, तो टोटल फैक्ट्री कास्ट में से प्राइम कास्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास एफओएच का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लियर ये बात कि रिवर्सल वर्किंग भी वो समटाइम आपसे पूछ सकता है। ओके जी, अब हम कुछ इसके कंपोनेंट्स पे बात करते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में 3 तरह की कास्टें होती है। मटेरियल की कास्ट होती है, लेबर की कास्ट होती है और एफओएच की कास्ट होती है। और 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती है, मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की। 3 तरह की इन्वेंट्रीज और 3 तरह के कास्टें होती हैं। इन पे हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल बात कर चुके हैं कि मटेरियल की कौन कौन सी कास्टें हैं, लेबर की कौन कौन सी है, एफओएच की कौन कौन सी कास्टें हैं जी। अब हम ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि हमने मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट किया जी। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री हमें 60,000 की दी हुई है। हमने इसमें ऐड क्या करना है? नेट परचेसेस ऐड क्या करनी है? डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेसेस को ऐड करना है। तो नेट परचेसेस कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये फार्मूला है कि परचेसेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन रिसीविंग हैंडलिंग एक्सपेंसेस माइनस रिटर्न्स और माइनस अगर कोई हमें ट्रेड डिस्काउंट हुआ है तो इनको हम माइनस करेंगे और ये 2 चीजें ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास नेट परचेजेस आ गए। अब हम इस एग्जांपल में अज्यूम करेंगे कि नेट परचेजेस का फिगर हमें दे दिया, उसने कहा कि ये 40,000 की है। ये सारा प्लस माइनस करने के बाद ये फिगर कितने का आया? 40,000 का। अब इसमें हमने मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हमें यहां से अवेलेबल हो गया। इन दोनों का जब सम किया 60,000 और 40,000 1 लाख हो गया। फिर हमने उसमें से ओपनिंग रॉ मटेरियल को माइनस कर दिया तो हमारे पास फिगर क्या आया? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का, जो कि कितना है? 70,000 का। अगेन मैं एक बात आपके साथ शेयर कर लूं, इसकी भी वो रिवर्सल वर्किंग आपसे पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे उसने आपको कहा है कि जी ओपनिंग इन्वेंट्री का फिगर बताएं। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री ये उसने नहीं दी हुई क्वेश्चन में, आपसे ये क्वेश्चन मार्क है, ये वो पूछ रहा है। ठीक है जी, आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 70,000 दिया हुआ है और रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, नेट परचेजेस भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में अपना रॉ मटेरियल को ऐड कर देंगे। तो 70,000 में जब 30,000 ऐड करेंगे तो 100,000 के फिगर पे हम पहुंच गए। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल में ऐड किया था परचेजेस को, नेट परचेजेस को, तो हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज का फिगर आया था। अब हम क्या करेंगे? अवेलेबल फॉर यूज के फिगर में से नेट परचेजेस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 1 लाख में से 40,000 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 60,000 का फिगर आ जाएगा। अगेन इसी तरह वो आपसे लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जी आप ये बताएं कि नेट परचेजेस का फिगर कितना है। बाकी 3 इंफॉर्मेशन उसने आपको दी हुई है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है और मटेरियल कंज्यूम्ड भी दिया हुआ है। तो इस 70,000 में अगेन हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 लाख का फिगर आ जाएगा और उसमें से 60,000 जो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है अवेलेबल फॉर यूज में से उसको माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर 40,000 का आपके पास आ जाएगा। तो इस वे में आपने अपनी रिवर्सल वर्किंग करनी है। ठीक हो क्या जी? उसके बाद है प्राइम कास्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में हमने क्या किया? हमने इस एग्जांपल में ये अजम्पशन लिया है कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है।
तो हमने अपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में लेबर को ऐड किया तो हमारे पास प्राइम कास्ट आ गई। अब हम ये कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के। पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का फिगर निकाला, उसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो प्राइम कास्ट हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए अभी हमें प्राइम कास्ट का फिगर दिया हुआ है जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमने ये कहा कि हमारे जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के अलावा बाकी सारे के सारों को हम क्या कहेंगे, जो भी फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं उनको एफओएच कहते हैं। अब हमने प्राइम कास्ट में एफओएच ऐड कर दिए। ये लेंगे, ये फिगर हमारे पास आ गए। 40,000 का हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है, 30,000 के इनडायरेक्ट लेबर है, 15,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 45,000 का फैक्ट्री का रेंट है और 20,000 की डेप्रिसिएशन है प्लांट की। अब ये फिगर हमने सारे ऐड किए और प्राइम कास्ट को ऐड किया तो ये सारे फिगर हमारे पास बनते हैं 40 प्लस 30 70 प्लस 15 85 प्लस 45 120 प्लस 20 सॉरी अगेन 40 प्लस 30 70 प्लस 15 85 45 130 प्लस 20 150। तो 1,50,000 के ये फिगर हमारे पास आ गए। इस 1,50,000 के सम को हमने क्या काम किया, हमने अपनी प्राइम कास्ट में एड अप कर दिया। तो अगेन हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ गई विच इज 2,60,000। अगेन उसी तरह बैलेंसिंग फिगर भी वो आपसे बैकवर्ड वर्किंग से मंगवा सकता है, पूछ सकता है आपसे कि जी 2,60,000 में से 1,10 प्राइम कास्ट दी हुई और टोटल फैक्ट्री कास्ट दी हुई है, तो आप बताएं जी आपके एफओएच कितने की है। तो 250 में से हमने 1,10 को माइनस किया तो हमारे पास 1,50,000 का फिगर एफओएच का आ गया। रिवर्सल वर्किंग हो गई। रिवर्सल वर्किंग की एक बात याद रखिएगा, आपके साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर पहले प्लस हो रहा है अब माइनस होगा, अगर पहले माइनस हो रहा है अब प्लस होगा। उसके बाद हमारे पास है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी तो टोटल फैक्ट्री कास्ट, जिसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बोलते हैं, हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट कर ली कितनी, 2,60,000 की। अब हमने उसमें ऐड किया वर्क इन प्रोसेस को, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब ये बात जरा इंपॉर्टेंट है कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। लेट्स अज्यूम 2006 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2007 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो एक अकाउंटिंग पीरियड की है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, चाहे वो जिस किसी भी नेचर की इन्वेंट्री आपके पास हो, वर्क इन प्रोसेस हो, फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो। ओपनिंग रॉ मटेरियल जो एक अकाउंटिंग पीरियड का है वो उससे पिछले प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री थी। ठीक है जी। अब हमने इसका सम किया कि टोटल फैक्ट्री कास्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड किया तो हमारे पास जो फिगर आया वो आ गया कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब उसमें हमने ऐड माइनस कर दिया अपना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हमारे पास जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ पे अगेन हमें एक बात इंपॉर्टेंट जो ज़हन में रखनी है कि रिवर्सल वर्किंग वो फिर से पूछ सकता है। लेट्स अज्यूम वो हमें कहता है जी कि आप बताएं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का
फिगर कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमने क्या काम किया कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड किया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,50,000 प्लस 40,000, तो हम कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड 2,90,000 हमें मिल गया। अब कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से टोटल फैक्ट्री कास्ट, क्योंकि ये दोनों ऐड होके कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बनी थी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 290 में से 260 को माइनस किया तो 30,000 के हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। ओके, क्लियर, गॉट इट। लेट्स अज्यूम सारे डाटा दिया हुआ है, हमारे से वो पूछ लेता है कि जी आप कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बताएं, कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बताएं। हमारे से वो ये बात पूछ रहा है, ये चीज उसने हमें क्वेश्चन मार्क दिया, कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब इसके दो मेथड्स हैं, टोटल फैक्ट्री कास्ट में से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दें तो फिर भी ये फिगर आ गया, ये फॉरवर्ड वर्किंग होगी। कि हमें टोटल फैक्ट्री कास्ट दी हुई है, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ गया। अगर हमें ये फिगर दिया हुआ है साथ ये दिया हुआ है तो रिवर्सल वर्किंग होगी। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि जब रिवर्सल वर्किंग होगी तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस हो रहा है, हमने ऐड कर दिया, 250 में 40 को ऐड किया तो 2,90,000 हमारे पास ये फिगर आ गया, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद है जी हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड कर दी, ये फिर उसी तरह की एक अकाउंटिंग पीरियड की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। हमने 80,000 को ऐड कर दिया तो कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड हमारे पास फिगर आ गया 3,30,000 का। फिर हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ गया। अगेन रिवर्सल वर्किंग भी वो पूछ सकता है आपसे। लेट्स अज्यूम वो आपको कहता है कि जी आप बताएं कि आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है, तो 3,10,000 में ऐड करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 20,000, तो 3,30,000 आ गया, उसमें से माइनस कर देंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट, जी अब हमने प्रीवियस वर्किंग में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लिया, 3,10,000 का फिगर आ गया। सेल्स में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया, सेल्स रेवेन्यू में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कितना आया? 1,90,000। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, जो कि हमारे पास कितना फिगर है 90,000 का। तीन तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है और एडमन है। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर दिया अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास फिगर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 100,000 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने अपने इंटरेस्ट कास्ट को, फाइनेंस कास्ट को, जो लोन्स लिए हुए थे उन पे जो इंटरेस्ट हमने पे किया उसको सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारे पास जो फिगर आया वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीबीआईटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं। अब टैक्स का रेट उसने हमें दिया हुआ है, इसमें से हमने अपना इनकम टैक्स माइनस किया 40% पे, कॉर्पोरेशन टैक्स भी इसको बोलते हैं, जो कंपनीज की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, उसको जब हमने 40% पे माइनस किया तो 60,000 टाइम्स
times 40%, 60,000 times 40% is equal to 24,000। तो उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग फिगर आ गया कितना, 30,000 का नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। तो ये थी हमारी इनकम स्टेटमेंट। अब आपको लिंकेज का पता चल गया कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट का क्या लिंक है, कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उससे फिगर जो हमारे पास आता है उसको सेल्स रेवेन्यू से माइनस करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आता है। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब आज के लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कास्ट अकाउंटेंट के रेलिवेंट जो थी इनकम स्टेटमेंट देखी, उसका फॉर्मेट देखा और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं अभी पहले तो ये उर्दू में पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर्स कास्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कास्ट अकाउंटिंग के और इंशाल्लाह साथ बाकी सब्जेक्ट थे भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके रेलिवेंट लेक्चर्स भी मैं इंशाल्लाह जरूर अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं कल।